Hello everyone, welcome to my new video, and in this video we are going to discuss BSc second semester chemistry paper of माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर। ये सहारनपुर यूनिवर्सिटी का पिछले साल का पेपर है, तो इससे हमें आइडिया मिल जाएगा इस साल क्या आएगा, और मैं आपको बाकी चीज़ें भी एक्सप्लेन करते चलूँगा हर एक MCQ के साथ, तो इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये MCQ फॉर्मेट में फर्स्ट क्वेश्चन है, वाटर सोलबिलिटी ऑफ डाई कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग, ये आपके 4 ऑप्शंस हैं। तो वाटर की सोलबिलिटी, घुलनशीलता, ठीक है। तो केमिस्ट्री का एक रूल होता है लाइक डिजोल्व्स लाइक, ठीक है, लाइक डिजोल्व्स लाइक। तो लाइक जो है वो डिजोल्व होगा लाइक में, यानी कि पोलर जो है वो पोलर में डिजोल्व होगा। अगर कोई पोलर लिक्विड है तो वो पोलर में घुल जाएगा, और जो नॉन पोलर होता है वो नॉन पोलर में घुल जाएगा, ठीक है। अगर सॉल्वेंट आपका सोल्यूट है बेंजीन, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे बेंजीन की रिंग है, तो ये नॉन पोलर होती है, ठीक है, इस पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता, तो ये नॉन पोलर में ही डिजोल्व होगी, ठीक है। तो जबकि हमारा जो वाटर होता है वो होता है पोलर, तो वाटर में अगर घुलना है तो पोलर होना चाहिए। तो ये सभी ग्रुप SO3Na, तो इसमें Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, SO3 के ऊपर नेगेटिव, और ये COOH है तो इसमें H पॉजिटिव एसिड है, और यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव, और OH ऑब्वियसली OH नेगेटिव। तो ये जो चार्ज वाले हैं, यानी कि ये सभी के सभी क्या हैं, चार्जेस वाले हैं, सभी के सभी पोलर हैं, तो पोलर पोलर में घुल जाएगा, यानी कि वाटर पोलर होता है, तो ये सभी के सभी जो हैं वो वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे। सो आंसर है आपका डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रोमोफोर। तो क्रोमोफोर क्या है? तो क्रोमोफोर जो होता है, क्रोमोफोर वर्ड आप देख लीजिए, क्रोमोफोर का मीनिंग होता है, ये डाई वाले चैप्टर से, कलर गिविंग सब्सटेंस, ठीक है, जो कंपाउंड होगा जो कलर देगा डाई को। तो अभी क्रोमोफोर की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। जैसे नाइट्रो ग्रुप है, इसमें डबल बॉन्ड है, नाइट्रोसो है NO, तो इसमें भी डबल बॉन्ड है, NN है, 2 बार N आया है तो एजो, ठीक है, डाई एजो। तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो कलर गिविंग ग्रुप होगा, तो उसे हम बोलते हैं क्रोमोफोर। और क्रोमोफोर के साथ एक दूसरी चीज़ चलती है, एक्सोक्रोम्स। एक्सोक्रोम्स क्या होते हैं? दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर, अपने आप ये कोई कलर नहीं देते, पर क्रोमोफोर्स के साथ अगर ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे कोई ग्रुप होगा ऑक्सोक्रोम, तो उसकी कलर की इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे, ठीक है, कलर की तीव्रता को बढ़ा देंगे, यानी कि कलर जो होगा ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, गहरा हो जाएगा। और उसके कुछ एग्जांपल हैं यहाँ पे। एसिडिक एक्सोक्रोम है आपका OH, SO3H, COOH, और बेसिक एक्सोक्रोम्स होते हैं NH2 अमाइन होता है, NHR और NR2, R यहाँ पे है अल्काइल ग्रुप। और न्यूट्रल एक्सोक्रोम्स हैं आपके OR, ठीक है, जैसे OCH3, ठीक है। तो ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे अगर ये होंगे किसके साथ, क्रोमोफोर्स के साथ, तो ये कलर की इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पे लौटते हैं। क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन था, तो इनमें से कौन सा क्रोमोफोर है? तो क्रोमोफोर है, इसमें आपने एग्जांपल में देख ही लिया होगा, NO2, तो NO2 हमारा है, यानी कि ऑप्शन A इज़ करेक्ट, ठीक है। ये इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता बाकी दिनों में, तो मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो ये क्रोमोफोर नहीं है, ठीक है। ये क्रोमोफोर के एग्जांपल आपने देख ही लिए हैं। और ये एक्सोक्रोम्स के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्सोक्रोम इज। तो एक्सोक्रोम क्या होता है? नॉन प्रोड्यूसिंग कलर देमसेल्फ, सही है, अपने आप कोई कलर नहीं देता। कलर असिस्टिंग ग्रुप, यस, अगर ये क्रोमोफोर के साथ लगा होगा, अटैच होगा, तो ये कलर देने में असिस्ट करेगा। नेक्स्ट है, व्हेन प्रेजेंट अलोंग विद क्रोमोफोर इन, वही बात आ गई, इंटेंसिटी को बढ़ा देगा, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस, आंसर डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कैन बी क्लासिफाइड एज। तो सिंपल सी चीज़ है ये, तो मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। तो इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या होते हैं? मोनोसेक्राइड। आपका फर्स्ट यूनिट से है क्वेश्चन। मोनोसेक्राइड यानी कि जब इन्हें हाइड्रोलाइज करेंगे तो पानी में घोलने पर ये एक ही मोलिक्यूल देंगे, यानी कि एक से ज़्यादा मतलब ये ब्रेक नहीं होंगे, सिंगल मोलिक्यूल के रूप में ये रहेंगे, ठीक है। जैसे ग्लूकोज होता है, पानी में घोलते हैं तो सिंगल मोलिक्यूल के रूप में रहेगा, ब्रेक नहीं होगा। और अगर कोई कंपाउंड 2 मॉलिक्यूल्स में टूट जाए तो वो होगा डाइसेक्राइड। अगर कोई 3 में ब्रेक हो जाए तो ट्राइसेक्राइड।
ठीक है। अगर 2 से ज़्यादा में होता है तो उसे बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड, और अगर बहुत सारे उसमें मॉलिक्यूल्स में टूट जाए तो होता है पॉलीसैकेराइड। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपल है क्वेश्चन ये। तो आपका आंसर है ए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही कैसे हैं, मोनोसैकेराइड्स। नेक्स्ट है प्रिंसिपल शुगर इन ब्लड। ब्लड शुगर जो होती है, तो हमारे ब्लड में जो शुगर होती है वो होती है ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट इज फॉर्म्ड बाय ग्रीन प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की अगर रिएक्शन देखी जाए तो इसमें क्या होता है, पेड़ पौधे जो होते हैं वायुमंडल से क्या ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं, सनलाइट को H न्यू से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, एक तो हमें देते हैं ग्लूकोज C6H12O6, और साथ में मिलती है ऑक्सीजन O2। ठीक है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6। तो ये सिंपल सी रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। तो इतना तो पता चल ही गया है कि ग्लूकोज देता है भैया, और ग्लूकोज यानी कि C6H12O6। पर अगर हम ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पे तो ये ऑप्शन है ही नहीं है ना। पर अगर इस ऑप्शन को ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये 6, C तो 6 है, और H2 6 2 जा 12, तो H हो गया 12 और O6, O के साथ कुछ नहीं है, 1 है ना, तो 6 1 जा 6, तो यही बन जाता है। यानी कि आपका आंसर ग्लूकोज को थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ था, तो वो यही है, ये ग्लूकोज ही है, C6H12O6। सो आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर कौन सी नहीं है, ठीक है। जो टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग्स रिएजेंट होते हैं उनके साथ रिड्यूस हो जाए तो वो रिड्यूसिंग शुगर, और जो रिड्यूस नहीं होगा वो होगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो इसमें नॉन रिड्यूसिंग शुगर है ग्लूकोज। बाकी जो सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज ये क्या है, रिड्यूसिंग है, और सुक्रोज जो है वो कैसा है, नॉन रिड्यूसिंग है। फिर भी हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जो आपके हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं वो सारे के सारे क्या रहेंगे, रिड्यूसिंग। और माल्टोज और लैक्टोज, माल्टोज एंड लैक्टोज ये डाइसैकेराइड हैं या ओलिगोसैकेराइड हैं, तो ये भी क्या है, रिड्यूसिंग। ठीक है, मोनोसैकेराइड जो सारे के सारे तो रिड्यूसिंग हो गए, तो नॉन रिड्यूसिंग कोई होगा ही नहीं। और डाइसैकेराइड या ओलिगो में आप देख लीजिए सुक्रोज, रेफिनोज और स्टेसियोज, ये जो 3 हैं ये हैं आपके नॉन रिड्यूसिंग। तो मैं आपको सिंपल से, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है बार बार, तो मैं आपको यही कहूँगा बस आप इन तीनों को याद रखिए, ये तीनों हैं नॉन रिड्यूसिंग। बाकी जितने भी होंगे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, वो सभी क्या होंगे, रिड्यूसिंग। तो आप ये 3 याद रखिए, सुक्रोज, रेफिनोज और स्टेसियोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन। तो कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो होता ही है, आपने फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ी होगी इसकी फर्स्ट यूनिट में, पहली डेफिनेशन यही है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो होता ही होता है। तो साथ में या तो होता है एल्डिहाइडिक ग्रुप या फिर होता है कीटोनिक ग्रुप। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बोनिल, तो कार्बोनिल मीन्स CO वाला, तो ये एल्डिहाइड भी हो जाएगा और कीटोन भी हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे H होगा तो एल्डिहाइड CHO, और अगर यहाँ पे दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होता है तो RCOR क्या होता है, कीटोन। तो कार्बोनिल मीन्स एल्डिहाइड भी हो गया और कीटोन भी हो गया। तो ऑप्शन ए तो हमारा है करेक्ट। पर एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे कीटोनिक लिखा हुआ है, तो खाली कीटोन नहीं होता, या तो कीटोन होता है या फिर एल्डिहाइड। तो ये तो कीटोन लिख रखा है, तो ये हो गया रॉन्ग। एल्डिहाइड अकेला लिखा है, गलत है ये भी, क्योंकि कीटोन भी हो सकता है कार्बोहाइड्रेट में, आइदर एल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप, आइदर एल्डोज और कीटोज, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग। अच्छा, इसमें तो सिंपल सी बात है, कार्बोक्सिलिक एसिड तो उसमें होता ही नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट इज ज्वीटर आयन। तो अ ज्वीटर आयन हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो ज्वीटर आयन की प्रॉपर्टी क्या होती हैं, तो मैं सिंपल सी बात अभी बता देता हूँ। पहले हम देख लेते हैं ज्वीटर आयन को। ये देखिए, आपने अमीनो एसिड की डेफिनेशन पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो देख लीजिए। अमीनो एसिड में क्या होता है, एक तरफ होता है एमाइन ग्रुप और एक तरफ होता है
एसिडिक यानी कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक तरफ एमाइन ग्रुप है और एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये हो गया अमीनो एसिड। एमाइन से बन गया अमीनो, एमाइन से बन गया अमीनो और COOH से बन गया एसिड। तो ये है हमारा अमीनो एसिड। तो अब यहाँ पे क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है ये H। तो ये वाला जो H है यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसकी वजह से इस तरफ आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और इस तरफ आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और ये बन जाता है अमीनो एसिड से बन गया ज़्विटर आयन। रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो ये बन गया ज़्विटर आयन, ठीक है। अब ज़्विटर आयन में देखिए जितना पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव एंड 1 इज़ नेगेटिव, तो टोटल नेट चार्ज क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो चलिए इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। एग्जांपल ये नो नेट चार्ज, ठीक है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, क्योंकि ये आयनिक बन जाता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से, इसीलिए इसके जो आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाते हैं। एंड सोलूबल इन वाटर, सिंपल सी बात है, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो ये पोलर बन गया, यानी आयनिक, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होने से आयनिक, आयनिक मीन्स पोलर, और पोलर है तो केमिस्ट्री का रूल कहता है पोलर पोलर में घुल जाएगा, यानी कि वाटर में ये घुल जाएगा। तो ऑल ऑफ दिस, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, ज़्विटर आयन जो होता है वो H पॉजिटिव यानी कि एसिडिक मीडियम में, यानी जब pH लो होगा, 7 से कम होगा, तो ये क्या होता है यहाँ पे एसिडिक मीडियम में जब H पॉजिटिव आएगा वो कहाँ अटैच होगा, नेगेटिव एंड पे, तो ये बन जाएगा COOH, ठीक है। और जब ये जाएगा बेसिक मीडियम में, ठीक, तो बेसिक मीडियम में यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ से जो H है वो हट जाएगा, यानी कि जो बेसिक मीडियम में क्या होता है, आप अगर सोचें बेसिक मीडियम में होता है OH नेगेटिव, और यहाँ है क्या H पॉजिटिव, यहाँ से निकल के HOH यानी कि वाटर बन जाएगा, और वाटर बन के रिलीज़ हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कुछ इस टाइप का, यानी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ही रहेगा, यानी कि ये बन जाएगा एनायन। तो pH अगर 7 से ज़्यादा होगा बेसिक मीडियम में ये बनेगा एनायन, और pH अगर 7 से कम होगा लो pH, तो वहाँ पे बन जाएगा ये एसिडिक मीडियम में बन जाएगा कैटायन, ठीक है। आप इस रिएक्शन को याद रख सकते हैं, इजी है ये रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय इट्स ऑक्सीडेशन विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की रिएक्शन किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, तो क्या बनता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ग्लूकोज जब रिएक्शन करता है नाइट्रिक एसिड के साथ तो हमारे पास बनता है सैक्रिक एसिड। मैं रिएक्शन दिखा देता हूँ, ये देखिए, जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ होगा तो ये है हमारा डी ग्लूकोज, ठीक है। तो डी ग्लूकोज की जब ऑक्सीडेशन नाइट्रिक एसिड के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे ये नीसेंट ऑक्सीजन आ जाएगी। नीसेंट ऑक्सीजन वो होती है जो रिएक्शन के बीच में थोड़ी देर के लिए, देखिए ऑक्सीजन का सिंगल एटम कभी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, पर रिएक्शन के बीच में थोड़ी देर के लिए बनता है, तो ये नया नया सा बनता है, और नया नया बनता है न्यूली बोर्न बेबी, और न्यूली बोर्न बेबी को बोलते हैं नीसेंट। तो ये नीसेंट ऑक्सीजन है, इसे पालने में बिठा रखा, ब्रैकेट में बंद कर रखा है, ठीक है। तो बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है एल्डिहाइड यानी कि CHO, तो जब रिडक्शन ऑक्सीडेशन होगी तो ये CHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH, ठीक है। और नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो OH है, अल्कोहल है, और अल्कोहल की जब होती है ऑक्सीडेशन तो वो भी बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऊपर भी COOH और नीचे भी COOH, और ये हो गया है ग्लूकोज से बना है डू ग्लूकोरिक एसिड और डी ग्लूकोरिक एसिड, और इसका नाम है सैक्रिक एसिड। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ 11th क्वेश्चन, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग ग्लूकोज एंड ब्रोमीन वाटर। ये कह रहा है कि अगर ग्लूकोज की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ कराई जाए तब क्या होगा, तो बनेगा ग्लूकोनिक एसिड, जो कि आप नीचे रिएक्शन में देख सकते हैं। इसमें क्या है, ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ग्लूकोज में ऊपर क्या है एल्डिहाइड, नीचे क्या है अल्कोहल, ठीक है। अभी वो स्ट्रॉन्ग था तो उसने एल्डिहाइड को भी किस में चेंज कर दिया था, ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड में, अल्कोहल को भी किस में चेंज कर दिया था, कार्बोक्सिलिक एसिड में। पर ये जो Br2 और वाटर है, ब्रोमीन वाटर, ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये बेचारा क्या करेगा, एल्डिहाइड को तो चेंज कर देगा,
एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देगा, पर ये नीचे वाली अल्कोहल एज इट इज़ पड़ी रहेगी क्योंकि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसकी ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बनेगा डी ग्लूकोनिक एसिड। तो हमारा आंसर करेक्ट है ग्लूकोनिक एसिड। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ग्लूकोज रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट बिकॉज, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो रोटेट करवा दे वो क्या होता है, या तो वो होता है डेक्स्ट्रो या फिर होता है लीवो। तो ये जो ग्लूकोज है हमारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देता है। ठीक है, और डेक्स्ट्रो होता है। अब क्यों रोटेट करता है, तो इसका एक कंसेप्ट है ऑप्टिकल एक्टिविटी का, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। वो क्या होता है कि जिसमें कायरल कार्बन होगा, जिसमें कायरल कार्बन होगा। कायरल कार्बन का दूसरा नाम था असिमेट्रिक कार्बन। एक ऐसा कार्बन जो चारों तरफ कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं ना, डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हो, अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हो, तो वो होता है कायरल कार्बन। और ग्लूकोज में कायरल कार्बन होता है और इसी वजह से वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देता है। तो इसका आंसर है मॉलिक्यूलर असिमेट्री, क्योंकि इसमें असिमेट्रिक कार्बन पाया जाता है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट मोनोसेक्राइड इज ऑब्टेन ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लूकोज। अगर हम सेलुलोज को जब हाइड्रोलाइज करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो कौन सा मोनोसेक्राइड हमें मिलता है, वो मिलता है हमें ग्लूकोज। चलिए, सुक्रोज इज हाइड्रोलाइज्ड टू व्हाट, टू मोनोसेक्राइड। देखिए सुक्रोज क्या होता है, डाइसेक्राइड होता है, यानी कि जब हम इसे हाइड्रोलाइज करेंगे, पानी में घोलेंगे और इसको हाइड्रोलाइज कराएंगे, ठीक है, तो ये 2 मोनोसेक्राइड्स में ब्रेक होगा। और वो कौन कौन से होते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। मैं रिएक्शन दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, सुक्रोज लिया, जब इसकी हाइड्रोलिसिस की तो हमें मिला ग्लूकोज C6H12O6 और फ्रक्टोज C6H12O6। ठीक है, आप कहोगे फॉर्मूला तो सेम है, तो फॉर्मूला सेम इसलिए है बच्चों क्योंकि दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, बस एक होता है डेक्स्ट्रो और दूसरा होता है लीवो। ग्लूकोज होता है डेक्स्ट्रो और फ्रक्टोज होता है लीवो। ठीक है, चलिए अब सेलुलोज का हो गया, तो मैं एक्स्ट्रा ये बता देता हूँ आपको, स्टार्च C6H10O5N। ठीक है, इसको N से मल्टीप्लाई कर देंगे सॉरी को, तो ये हो जाएगा C6H12O5N। तो ये होता है स्टार्च। और अगर इसको हाइड्रोलाइज किया जाए, स्टार्च को जब हाइड्रोलाइज किया जाता है तब N मॉलिक्यूल मिलते हैं किसके, ग्लूकोज के। ठीक है, तो स्टार्च को हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या मिलेगा, ग्लूकोज। सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करेंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और पहले आया था सेलुलोज को किया था तब भी क्या मिला था, ग्लूकोज। अच्छा, आप इस रिएक्शन को यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा मैकेनिज्म टाइप में समझाया हुआ है। ये इसका साहौर प्रोजेक्शन है। तो इसमें जो ये सुक्रोज है, इसमें ये वाली रिंग जो है ये ग्लूकोज की है क्योंकि ये 6 मेंबर रिंग है, और ये वाली रिंग जो है ये किसकी है, फ्रक्टोज की है क्योंकि ये 5 मेंबर रिंग है। ठीक है, और ये जो बीच में जो ऑक्सीजन जुड़ी होती है इसे बोलते हैं ग्लूकोजाइडिक बॉन्ड। ठीक है, लिंकेज है ये, ग्लूकोजाइडिक लिंकेज। ठीक है, तो ये ब्रेक हो जाती है जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं। ठीक है, और जब ये हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे आप, तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा OH आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे जुड़ जाएगा OH। वाटर में दोनों होते हैं ना, वाटर में होता है H और OH। ठीक है, तो एक तरफ मिल जाएगा ग्लूकोज और दूसरी तरफ मिल जाएगा फ्रक्टोज। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, which method of the following is used to convert aldose into next higher aldose। तो यहाँ पे कुछ मेथड हैं, किलियानी फिशर मेथड। तो आपको कुछ याद रख लीजिए, किलियानी फिशर मेथड प्लस, यानी ये क्या करेगा, जैसे मान लीजिए आपके पास एल्डोज है 5 कार्बन का, तो जब आप इस रिएक्शन को कराएंगे तो वो इसमें 1 कार्बन बढ़ा देगा, 6 कार्बन का एल्डोज मिल जाएगा, जो कि या तो ग्लूकोज होगा या क्या होगा, फ्रक्टोज, यानी 1 कार्बन बढ़ा देता है। तो ये होता है किलियानी फिशर मेथड। और बाकी जितने ये 2 मेथड हैं, वॉल्स मेथड, ये डिग्रेडेशन मेथड है, यानी कि ये लोअर किट एल्डोज बनाएगा, यानी कि इस चेन को शॉर्ट कर देगा, कार्बन की संख्या घटा देगा। और रफ मेथड जो है ये भी क्या है,
डिग्रेडेशन, डिग्रेड कर देगा, यानी कि ये क्या कर देगा, लोअर एल्डोज बनाएगा, कार्बन की चेन को छोटा कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो हमने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे क्या है, हायर लिखा हुआ है और नेक्स्ट लिखा हुआ है, तो एक कार्बन बढ़ा दे वो होते हैं किलियानी भैया, किलियानी फिशर मेथड। ठीक है, और बाकी जो वॉल मेथड है और रफ्स मेथड है वो डिग्रेडेशन वाले हैं, और वुल्फ्रॉम मेथड ना वो ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड कुछ है। ठीक है, एस्टलाइजेशन, अच्छा ये जो है वुल्फ्रॉम मेथड, ये कोई डिग्रेडेशन या अपग्रेडेशन का कोई मेथड नहीं है, ये अलग मेथड है कुछ। ठीक है, तो आपको ये 3 याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए। इन होवर्थ प्रोजेक्शन ऑफ 5 मेंबर्ड साइक्लिक हेमिएस्टल, तो 5 मेंबर रिंग है। ठीक है, तो अब उसमें क्या होता है, इसमें से आपको बताना है कौन सा ट्रू है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ 5 मेंबर रिंग कौन सी है भैया, हमारी फ्रक्टोज की। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है यहाँ पे फ्रंट में। ठीक है, और जो कार्बन नंबर 6 है ये है राइट साइड में, और जो कार्बन नंबर 1 है वो है लेफ़्ट साइड में, और कार्बन 2 जो है वो है लेफ़्ट साइड में। देख लिया अच्छे से। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कार्बन 6 इज़ ड्रॉन ऑन राइट साइड, तो ये तो करेक्ट है। C2 इज़ ड्रॉन ऑन द लेफ़्ट साइड, होता लेफ़्ट में है पर नीचे होता है, C1 होता है लेफ़्ट में, है ना, तो ये इनकरेक्ट है। द रिंग ऑक्सीजन इज़ ड्रॉन इन द फ्रंट, तो ये भी करेक्ट है, तो दो तो करेक्ट हो नहीं सकते, दैट मीन्स ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। बैक में तो ये ऑक्सीजन नहीं होता। ठीक है, क्योंकि जब हमने फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखा है तो उसमें ऑक्सीजन जो है यहाँ पे फ्रंट में है, और कार्बन 6 यहाँ पे है, कार्बन 1 यहाँ पे है। ठीक है, तो वैसे तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है, पर अगर इसमें बात की जाए तो ये बिल्कुल करेक्ट नज़र आ रहा है, फ्रंट वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज इज़ डिफरेंट फ्रॉम बीटा डी ग्लूकोज, तो कॉन्फ़िगरेशन में कहाँ डिफरेंस आता है, तो वो आता है C1 कार्बन पे। मैं फ़ोटो में दिखा देता हूँ आपको, ये रहे हमारे अल्फ़ा एंड बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, ये है अल्फ़ा डी ग्लूकोज फर्स्ट और ये है बीटा डी ग्लूकोज। फ़र्क कहाँ आ रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे H ऊपर है, OH नीचे है, और यहाँ पे OH ऊपर है, H नीचे, बाकी सब अपनी जगह पे फिट है। दैट मीन्स C1 पे ही चेंज आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर करेक्ट है ए। चलिए नेक्स्ट, वॉल्स मेथड मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो डिग्रेडेशन का है, यानी कि लोअर एल्डोज। ठीक है, बाकी हायर कॉरस्पॉन्डिंग नहीं, तो आपका आंसर है ए, तो ये लोअर एल्डोज में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 19, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स विल नॉट गिव अ रेड प्रेसिपिटेट ऑफ Cu2O। ठीक है, तो व्हेन हीटेड विद बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, जब बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ हीट किया जाता है तो वो रेड प्रेसिपिटेट नहीं देता। तो भैया इसमें है माल्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज और फ्रक्टोज, तो सुक्रोज नहीं देता, क्योंकि रेड प्रेसिपिटेट वही देते हैं जिनमें फ्री एनोमरिक कार्बन होता है, तो बाकियों में फ्री एनोमरिक कार्बन होता है, सिर्फ ग्लूकोज में फ्री एनोमरिक कार्बन नहीं होता कार्बन नंबर 2 पे, तो इसलिए क्या होता है, ये रेड प्रेसिपिटेट भी नहीं देगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजाइन आर कंज्यूम्ड फॉर ईच मोल ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म ग्लूकोजाजोन। ठीक है, ग्लूकोज की रिएक्शन फिनाइल हाइड्रोजन के साथ मैं रिएक्शन दिखा देता हूँ, ये रही। तो ग्लूकोज ये हमारा डी ग्लूकोज है, फिनाइल हाइड्रोजन है, जब इसकी रिएक्शन होती है तो ये बनता है ग्लूकोजाजोन। ठीक है, तो इसमें कितने मोल्स यूज़ किए हैं, 2। जो रिएक्शन के अंदर मॉलिक्यूल होते हैं, अब आप ये नहीं कहोगे कि यहाँ पे एक ग्लूकोज है, ये यहाँ पे एक ग्लूकोज नहीं होता, यहाँ पे होता है 1 मोल ग्लूकोज, और यहाँ पे 3 फिनाइल हाइड्रोजाइन नहीं है, ये कितने हैं, 3 मोल्स ऑफ फिनाइल हाइड्रोजाइन। तो बच्चों रिएक्शन में जो हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर रिएक्शन में आप CO2 लिख रहे हो तो ये एक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो ये याद रहे, तो यहाँ पे आ गया है 3। ठीक है, इसका मैकेनिज्म देख लीजिए रिएक्शन का। सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज है, ये 1 मोल आया है यहाँ पे देखिए फिनाइल हाइड्रोजन का, तो इसमें ये H2O वाटर जो है वो रिलीज़ हो जाएगा।
ठीक है। और ये जो बाकी का मटेरियल है C6H5NH, ठीक है, NNH, तो ये यहाँ पे देखिए यहाँ पे अटैच हो गया, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न? चलिए अब इसको यहाँ से उठा लिया, वाटर तो निकल गया, ये ले लिया हमने। अब फिर से एक और फिनाइल हाइड्रोजाइन का मॉलिक्यूल ले लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप देखिए एक तो बनेगा NH3, यानी कि ये जो NH2 है और ये वाला जो H है, सॉरी ये वाला जो H है, ये यहाँ से NH3 अमोनिया बना के निकल गया, ठीक है। और बचा क्या, C6H5NH, यहाँ से ये वाला H भी क्या बन गया, C6H5NH2, ये बन गया है अमाइन एनिलीन, एंजीन के ऊपर NH2 एनिलीन, ठीक। और फिर यहाँ पे क्या बचा, ऑक्सीजन बची है, तो C डबल बॉन्ड O, ठीक। अब ये एक मोल यहाँ से उठाया, इसकी फिर से रिएक्शन करा दी, और जब फिर से आप रिएक्शन इसकी करवाते हो, ठीक, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा, ये ऑक्सीजन, ये H2O निकल जाएगा। तो कितने मोल्स यूज़ हुए, 3 मोल्स। रिएक्शन ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, आपको याद रखना है कितने मोल्स, 3 मोल्स। तो आंसर C इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए 5 एलिमेंट प्रेजेंट मोस्ट नेचुरली अकरिंग प्रोटीन्स, ठीक है, तो इसमें आपका आंसर है ऑप्शन नंबर B, ठीक है। ये जो हैं प्रोटीन के अंदर पाए जाते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। ये आयोडीन वायोडीन नहीं पाया जाता, ठीक है, और फास्फोरस भी नहीं पाया जाता। तो आंसर B इज़ द राइट आंसर। चलिए चलिए चलिए, हाँ जी, एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम यहाँ पे कौन कौन से हैं, आप एक बार सारे ऑप्शंस को देख लीजिएगा। आपका आंसर है यहाँ पे ऑप्शन A, माल्टेज, अमाइलेज एंड लाइपेज। माल्टेज जो है वो माल्टोज की हाइड्रोलिसिस कराता है, अमाइलेज जो है वो स्टार्च की हाइड्रोलिसिस कराता है, ठीक है, और लाइपेज फैट की हाइड्रोलिसिस कराता है, ठीक है। जैसे हमारा माउथ, उसमें हमारे जो माउथ है, सैलिवरी ग्लैंड्स होती है इसमें अंदर, ठीक है, इनर स्किन में, तो वो बनाती है सैलिवरी अमाइलेज। तो सैलिवरी अमाइलेज क्या करता है, जो हम खाना खाते हैं उसमें स्टार्च होता है, और स्टार्च को कन्वर्ट करता है किसमें, शुगर में, यानी कि स्टार्च की हाइड्रोलिसिस कराते हैं अमाइलेज, ठीक है। तो आपका आंसर है A, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख लीजिए ये गलत क्यों है, डीहाइड्रोजिनेशन, ठीक है, तो ये डीहाइड्रोजिनेशन यानी कि डी मीन्स रिमूव करना हाइड्रोजन को, तो ये नहीं होता। ऑक्सीडाइज नहीं होता, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन कराएगा ना, तो यहाँ पे आपका आंसर है A। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सैलेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम। एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो भैया सभी एंजाइम जो होते हैं वो मोलिकुलर वेट उनका हाई होता है। दे शो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेसिफिसिटी ऑफ रिएक्शन, वो स्पेसिफिक होते हैं, अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। दे यूजुअली कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर। यस, एंजाइम्स में ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं। तो क्या नहीं पाया जाता, ये दे पास थ्रू डायलाइजिंग मेम्ब्रेन्स, कह रहा है ये डायलिसिस वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसमें से पास हो जाते हैं, नहीं। डायलाइजिंग मशीन में जब एंजाइम्स निकाला जाता है तो ये फिल्टर हो जाते हैं, दैट मीन्स ये मशीन से पास नहीं होंगे, मेम्ब्रेन इनको रोक लेगी, ठीक है। हमारी किडनी में भी जो एंजाइम्स होते हैं वो किडनी की जो मेम्ब्रेन्स हैं उन्हें रोक लेती हैं, फिल्टर कर देती हैं, ठीक है, तो ये पास नहीं होंगे। तो आपका जो राइट आंसर है वो है D, ये जो है एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। चलिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट इज इम्पोर्टेंट इन, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट जो होता है इम्पोर्टेंट होता है किसमें, इलेक्ट्रोफोरेसिस में, ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। जो ज्वीटर आयन होता है, एक मैंने बताया था ना लोअर पीएच पे एसिडिक मीडियम में तो वो कैटायन बना रहा था और बेसिक मीडियम में वो एनायन बना रहा था, ठीक है। तो एक पीएच ऐसा होता है जिसमें वो न्यूट्रल रहता है ज्वीटर आयन, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से मूव नहीं करता, और उस पीएच वैल्यू को बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अल्फा हेलिक्स इज कॉमन फॉर्म ऑफ, तो ये है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है तो उसमें बनता है अल्फा हेलिक्स।
आपको मैं दिखा देता हूँ प्रोटीन के कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। प्रोटीन का पहला स्ट्रक्चर है प्राइमरी स्ट्रक्चर, उसमें जो अमीनो एसिड जो होते हैं, प्रोटीन बना होता है ना अमीनो एसिड से, वो ऐसे सीक्वेंस में जुड़े होते हैं जस्ट, ठीक है। जो दूसरा स्ट्रक्चर होता है तो उसमें अमीनो एसिड जो होता है वो 2 होते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, ये अल्फ़ा हेलिक्स बना लेगा, ठीक है, और या फिर वो बनाएगा, ये मैं जूम कर देता हूँ, या तो वो बनाएगा अल्फ़ा हेलिक्स, ठीक है, अगर अल्फ़ा नहीं बनाएगा तो वो बनाएगा बीटा प्लीटेड शीट, ऐसी शीट सी बना देगा, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन की। और यहाँ पे टर्शरी में ऐसे ही इकट्ठा हो जाता है, वो मूव करता है, यानी कि सेकेंडरी जो है वो मूव करेगा, ऐसे इकट्ठा हो जाएगा, और ज़्यादा वो मूव के ऐसा ग्लोब्यूल से बना लेंगे तो वो बन जाएगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऐसे सीधा होता है, अल्फ़ा हेलिक्स ऐसे हेलिक्स बनाता है, या फिर सेकेंडरी में हेलिक्स बनेगा, और या फिर बनेगी बीटा प्लीट शीट, ठीक है, ये अल्फ़ा हेलिक्स और ये बीटा शीट। और टर्शरी में ऐसे ही इकट्ठे हो जाते हैं, और क्वाटरनरी में ग्लोब्यूल बना एग्रीगेशन हो जाते हैं, इनका इकट्ठे हो जाते हैं, और 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है, 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड्स ऐसे ग्लोब्यूल बना लेते हैं। चलिए अब इसको देख लीजिए। द अल्फ़ा हेलिक्स इज़ कॉमन फॉर्म ऑफ किसका, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का। प्राइमरी में तो ऐसे ही सीक्वेंस बनाया था, टर्शरी में इकट्ठे हो गए थे घूम घूम के, तो सेकेंडरी में ही अल्फ़ा हेलिक्स बनता है, और बीटा शीट भी किस में बनती है, सेकेंडरी। चलिए, अपॉन हाइड्रोलिसिस प्रोटीन गिव, तो प्रोटीन बने होते हैं अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड जुड़े होते हैं पॉलीपेप्टाइड से, ठीक है। तो प्रोटीन की जब हाइड्रोलिसिस की जाएगी तो हमें मिलेंगे अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट है पेप्टाइड बॉन्ड्स। पेप्टाइड बॉन्ड में कौन सी लिंकेज होती है, वो होती है एमाइड लिंकेज। तो मैं एमाइड क्या होता है, एमाइड होता है RCONH2, ये है प्राइमरी एमाइड। अगर हम लें सेकेंडरी तो ये बनेगा RCONH, और इस C पे जुड़े होंगे 2 अल्काइल ग्रुप, तो ये हो गया सेकेंडरी। 1 अल्काइल ग्रुप प्राइमरी और 2 हो गया 2 अल्काइल ग्रुप सेकेंडरी। तो इसकी पहचान क्या है एमाइड की, एमाइड की पहचान होती है कॉन, CON, कॉन। अगर आपको कॉन कहीं भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नज़र आ रहा है तो वहाँ पे क्या है, एमाइड। तो आप देख लीजिए जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं इसमें क्या होते हैं, देखिए ये अमीनो एसिड है, यस, यहाँ पे ये अमीनो एसिड है NH2 और COOH है, अमीनो एसिड है। तो एक से ज़्यादा अमीनो एसिड जब जुड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक साइड से यहाँ पे जाएगा एक साइड से जाएगा OH और एक साइड से जाएगा H, और क्या हो जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा और आपस में जुड़ जाएंगे, तो वो बन जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड, है ना। पेप्टाइड बॉन्ड में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जाता है OH और अमाइन ग्रुप से जाता है H, और वो बना लेते हैं, वाटर रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, और ये बन गया पॉलीपेप्टाइड। एक से ज़्यादा पेप्टाइड्स आपस में, ये अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ गए। तो अब हम लिंकेज की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए CON नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी CON नज़र आ रहा है, तो कौन कभी भी नज़र आए तो क्या होता है, एमाइड। तो यहाँ पे प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड में जो लिंकेज होती है वो कौन सी होती है, एमाइड लिंकेज, क्योंकि उसमें कौन नज़र आया था, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अमीनो एसिड एक तरफ से OH एक तरफ से H, वाटर रिलीज हो जाएगा और 2 अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाएंगे। चलिए, मेथड्स यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन टर्मिनल। तो ये जो सेंगर मेथड है, DNFB मेथड है और एडमंड, तीनों ही हैं, ऑल ऑफ दीज, ये एन टर्मिनल अमीनो एसिड्स को मतलब आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। 2 तरह के अमीनो एसिड होते हैं, एक होता है एन टर्मिनल और एक होता है C टर्मिनल। अगर वो अमाइन ग्रुप की तरफ से एंड हो रहा है, अमाइन ग्रुप वाला जो टर्मिनल होगा, यहाँ पे देखिए ये जो टर्मिनल है N वाला है, ये है N टर्मिनल, क्योंकि इस तरफ नाइट्रोजन है, और ये वाला टर्मिनल कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, तो ये है C टर्मिनल, ठीक है। तो N टर्मिनल की आइडेंटिफिकेशन के लिए तीनों मेथड हैं। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन जब डाइजेस्ट होता है तो क्या होता है, प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड जुड़े होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, और जब प्रोटीन डाइजेस्ट होगा, डाइजेशन का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े होना, और जब प्रोटीन डाइजेस्ट होगा तो पेप्टाइड लिंकेज को टूटना पड़ेगा, यानी कि पेप्टाइड लिंकेज जो है वो क्लीवेज हो जाएगी उसकी, वो ब्रेक हो जाएगा। क्लीवेज मीन्स ब्रेक होना, पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक होंगे, तो यही है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट इज
द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर्स टू, प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर था मैंने अभी दिखाया था, उसमें ऐसे 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 गोल 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 जुड़े हुए थे ना, तो वो सीक्वेंस में होते हैं, द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, सेकंड ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि अल्फा हेलिक्स आ गया, तो ये तो सेकेंडरी में होता है अल्फा हेलिक्स। तो ओरिएंटेशन ऑफ प्लीट शीट नहीं होगा क्योंकि ये भी सेकेंडरी में होता है। और ओरिएंटेशन ऑफ पेप्टाइड सब यूनिट विद इन अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, ये होता है ट्रशरी में। ठीक है, और ग्लोब्यूल बन जाता है, गोला सा बन जाता है, वो होता है क्वाटरनरी में। तो आपका आंसर है ए। द सब्सटेंसेस आर कैटलाइज्ड बाय एंजाइम आर कॉमनली रेफर्ड टू, एंजाइम की जब एंजाइम रिएक्शन करते हैं तो उसमें किससे रिएक्शन होती है? सबस्ट्रेट से। तो सबस्ट्रेट इज द राइट आंसर। विच वन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? डीएनए मॉडल कंसिस्ट ऑफ 2 राइट-हैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चेन। राइट हैंडेड जो उसके डीएनए के जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो चेन स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है, तो 2 राइट-हैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दोनों ही करेक्ट हैं, दोनों राइट हैंडेड होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, 2 राइट-हैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चेन आर नॉट कम्प्लीमेंट्री। तो भैया ये आइडेंटिकल नहीं होती, एक जैसी नहीं होती, बट कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। याद रखना, डीएनए के जो स्ट्रैंड्स ऑफ, एक सेंटेंस याद रखना, स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर नॉट आइडेंटिकल बट कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और ये कह रहा है नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, तो यही है हमारा इनकरेक्ट। ठीक है, बाकी भी देख लीजिए। चेन कोइल्ड अबाउट द सेम एक्सिस, यस, एक ही एक्सिस के अलोंग जो होती है वो चेन कोइलिंग करती हैं, दोनों स्ट्रैंड्स। बेसिस आर अरेंज इनवर्ड्स, यस, डीएनए में जो बेस होते हैं AG एंड CT आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से, तो ये अंदर की तरफ ही जुड़े होते हैं यहाँ पे। चलिए, अच्छा, वाटसन क्रिक मॉडल में डीएनए की कौन सी फॉर्म होती है? वो होती है BDNA। ठीक है, AZDNA नहीं होती, Z भी नहीं होती, कौन सी होती है? BDNA। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, मोलिक्यूल्स विच प्ले द की रोल इन द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। तो वैसे तो आप देखोगे तो आपको लगेगा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, तो डीएनए आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, पर हम आपको दिखा देते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। यस, प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होता है? ये रहा आपका डीएनए। ठीक है, डीएनए की होती है रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन क्या होता है भैया? रेप्लिकेशन, डीएनए अपनी कॉपी क्रिएट करता है। डीएनए ब्रेक हो जाता है, दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, और फिर से दोबारा से जुड़ते हैं, तो अपनी कॉपी क्रिएट करते हैं। ठीक है, अलग अलग स्ट्रैंड जो हैं अलग अलग दूसरे स्ट्रैंड से जुड़ेंगे और 2 बन जाएंगे डीएनए। ठीक, तो यहाँ पे डीएनए कर रहा था अपनी कॉपी क्रिएट, ओके, न्यूक्लियस के अंदर। तो यहाँ पे आ जाता है एमआरएनए। यहाँ पे देखिए बीचों बीच ये बना हुआ है ना जो, तो ये है एमआरएनए। तो एमआरएनए क्या करता है? एमआरएनए करता है ट्रांसक्रिप्शन का काम। डीएनए कोड कॉपीड टू फॉर्म एमआरएनए। डीएनए के जो कोड होते हैं वो कॉपी किसके रूप में हो जाते हैं? एमआरएनए के पास आ जाते हैं कॉपी के रूप में। ठीक है, तो एमआरएनए क्या करते हैं यहाँ पे? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मीन्स एनकोडिंग, मतलब कोड लेके चल पड़ता है। और ये आ गया किसके पास? राइबोसोम के पास। ठीक है, ट्रांसलेशन हो गया। ट्रांसलेशन, एमआरएनए कोड इज़ ट्रांसलेटेड इनटू अमीनो एसिड एंड प्रोटीन, और ये कहाँ बनेंगे? राइबोसोम में। ठीक है, ट्रांसपोर्ट टू राइबोसोम। दूसरी तरफ से ये जो टी शेप में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हैं टीआरएनए। ये क्या करते हैं? कैरी अमीनो एसिड्स लेके आते हैं। कहाँ पे लेके आते हैं? ये भी लेके आते हैं राइबोसोम के पास। ठीक है, ये देखिए अमीनो एसिड की चेन थी, टीआरएनए ने कैरी किया और इन्हें कहाँ ले आया? राइबोसोम के पास। तो देखिए डीएनए की जब रेप्लिकेशन हुई, वहाँ से जो कोडिंग लेकर कौन आया? एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड राइबोसोम में आ गया। इधर से अमीनो एसिड को कौन लेके आया? टीआरएनए। ठीक है, ट्रांसफ़र से याद रखना, ट्रांसलेशन का काम कर रहा है। ठीक है, तो ले आया इसको। और यहाँ पे एक आरएनए होता है, आरएनए। ठीक है, तो वो राइबोसोम के बीच में क्या होगा? यहाँ पे प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन बनेगा। राइबोसोम क्या होते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। तो यहाँ पे क्या बनेंगे? ये तीनों आरएनए मिलकर क्या बनाएंगे? प्रोटीन। तो डीएनए ने तो कुछ भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं भेजी, किसने ट्रांसफ़र करी? एमआरएनए ने। तो आपका यहाँ पे जो आंसर क्वेश्चन था, देखिए
मॉलिक्यूल विच प्ले द की रोल इन ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइट आंसर डीएनए नहीं होगा, राइट आंसर न्यूक्लिक एसिड भी नहीं होगा, लिपिड्स का तो कोई रोल ही नहीं है, होगा आरएनए। और आरएनए भी कौन सा? एमआरएनए, क्योंकि एमआरएनए ही इन्फॉर्मेशन को लेकर आया था डीएनए से राइबोसोम तक। ठीक है, तो यहाँ पे मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए मॉलिक्यूल के जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं वो आपस में उसके जो बेसिस होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा। तो आंसर है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, पिरामिडिन बेस जो होते हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। तो ये डीएनए है, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, आप इसे देख सकते हैं। ए जुड़ा होगा टी से, आर्जिनिन जो है वो थाइमिन से, और सी। ठीक है, तो यहाँ पे ATCG का याद रखना, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन वही होगा। डीएनए द अमाउंट ऑफ गुआनिन, यानी कि जो जी है वो किसके इक्वल होगा? तो आप देखिए जितने भी जी होंगे वो किससे जुड़े होंगे? सी से, ATCG। ठीक है, तो जितने भी जी होंगे वो किससे जुड़े होंगे? सी से। तो जितना जी होगा गुआनिन होगा उतना ही सी यानी कि साइटोसिन, उतना ही क्या होगा? साइटोसिन। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ATP क्या होता है? ATP होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, जो कि एक न्यूक्लियोटाइड होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड। दिखा देते हैं, कहाँ गया ATP? ये एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इसमें क्या होता है? ये तो होती है पेंटोज शुगर, और ये एडेनाइन क्या है यहाँ पे? इसका बेस। ठीक है, और ये है कौन सा ग्रुप? फॉस्फेट ग्रुप। और जिसमें ये तीनों चीज़ें पाई जाएं, शुगर, बेस और फॉस्फेट लिंकेज पाई जाए, तो वो होता है क्या? न्यूक्लियोटाइड, नॉट न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पे होगा न्यूक्लियोटाइड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द प्रोसेस इन विच प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड बाय एनकोडिंग mRNA मैसेजेस। तो mRNA मैसेजेस को एनकोडिंग जिसमें होती है तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और ट्रांसलेशन तो क्या होता है? mRNA का राइबोसोम तक जाना, और रेप्लिकेशन क्या होता है? अपनी कॉपी क्रिएट करना, जैसे डीएनए रिप्लिकेट करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आपका आंसर ए करेक्ट हो गया 38 का। 39 पे शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में जो शुगर मॉलिक्यूल होता है वो पेंटोज शुगर होती है। 5 मेंबर की रिंग होती है पेंटोज, याद रखना। ये देखिए पेंटोज शुगर है। चलिए नेक्स्ट है, न्यूक्लिक एसिड्स आर अ पॉलीमर ऑफ। न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो पॉलीमर होते हैं किसके? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के, या न्यूक्लियोसाइड के, या दोनों के? तो इसका आंसर है न्यूक्लियोटाइड के। न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? कौन सा ट्रू नहीं है? न्यूक्लिक एसिड्स आर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। ओके, अगला देख लेते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ न्यूक्लिक एसिड कंट्रोल हेरिडिटी ऑन द मॉलिक्यूलर लेवल। ओके, न्यूक्लिक एसिड्स आर लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर्स। ओके, तो ये सभी करेक्ट हैं। डी राइबोज नॉट एसोसिएटेड विद न्यूक्लिक एसिड, गलत। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए भी तो एक न्यूक्लिक एसिड है, तो क्या उसमें डी राइबोज होता है आरएनए में? आरएनए भी तो एक न्यूक्लिक एसिड है, तो डी राइबोज नॉट एसोसिएटेड, तो ये रॉन्ग है। डी राइबोज क्या होता है? शुगर। राइबोज शुगर जो होती है वो एसोसिएट होती है, तो आपका जो आंसर है वो डी है। ये रॉन्ग था, नॉट ट्रू बताना था, तो आंसर है आपका डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शुगर यूनिट प्रेजेंट इन न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स में जो शुगर यूनिट होती है वो कौन सी होती है? देखिए, अगर तो राइबोफ्यूरानोज, ठीक है, बीटा डी राइबोफ्यूरानोज ये होती है आरएनए में, और बीटा D2 डीऑक्सी राइबोफ्यूरानोज ये होती है डीएनए में। तो ये दोनों ही होंगी, तो या तो राइबो होगा या डीऑक्सी राइबो होगा, तो आइदर ए और बी, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब मोनोमरिक यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ। न्यूक्लियोटाइड की जो मोनोमरिक यूनिट होती है, मोनोमर्स जो होते हैं उसमें क्या क्या होता है? तो उसमें ये तीनों चीज़ें होती हैं, शुगर यूनिट, बेस यूनिट एंड फॉस्फोरिक एसिड यूनिट। ठीक है, यहाँ पे आप
देख सकते हैं, ये है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, बेस होता है, और ये पेंटोज शुगर, दो ही चीज़ें होती हैं न्यूक्लियोसाइड में, ठीक है, शुगर प्लस बेस। और यहाँ पे होता है शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड। देखिए ये आ गया पेंटोज शुगर, ये आ गया बेस, और ये हो गया फॉस्फोरिक एसिड की यूनिट। तो तीनों चीज़ें होती हैं ना। तो यहाँ पे क्या पूछा था उसने, न्यूक्लियोटाइड का ही पूछा था, तो तीनों चीज़ों पे हमने क्लिक कर दिया। चलिए नेक्स्ट, ये बड़ी वैसी क्वेश्चन है नीट का 2013 का। इन डीएनए लिंकेज बिटवीन डिफरेंट नाइट्रोजनस बेस आर। तो अलग डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं उनके बीच में जो लिंकेज होती है वो कौन कौन सी होती है, ठीक है, तो वो कौन सी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। डीएनए में जो बेसिस होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये बेस इनको डिटेल में देख लो एक बार। दो तरह के बेस होते हैं भैया न्यूक्लिक एसिड में, एक होता है पिरिमिडीन, दूसरा होता है प्यूरिन। तो ये है पिरिमिडीन और ये है प्यूरिन। चलिए अब इसके भी आगे टाइप हैं, ये 3 टाइप हैं। CTU याद रखना, पिरिमिडीन CTU, C फॉर साइटोसिन, T फॉर थायमिन और U फॉर यूरासिल, ठीक है। और प्यूरिन के होते हैं 2, A और G, एडेनिन और गुआनिन, ठीक है। तो ये आपके हो गए पिरिडीन और प्यूरिन के टाइप्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन इज एनोमर इन शुगर यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो कार्बन जो शुगर न्यूक्लिक एसिड में जो एनोमर कार्बन होता है, एनोमर कार्बन कौन सा होता है, वो C1 होता है, ठीक है। आप देख लीजिएगा, शुगर यूनिट प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए में जो शुगर यूनिट होती है वो कौन सी होती है, देखिए आरएनए में तो होती है ये वाली राइबोफ्यूरानोज, ठीक है, राइबोफ्यूरानोज। और डीएनए में होती है राइबोडिऑक्सी 2 डिऑक्सी राइबोफ्यूरान, बीटा D2 डिऑक्सी राइबोफ्यूरानोज, ठीक है। वो कई बार ये ऐसे ही पूछता है, राइबोपेंटोज भी आ सकता है फ्यूरानोज की जगह, ठीक है। तो और 2 डिऑक्सी पेंटोज भी हो सकता है। तो आपको ये याद रखना, राइबो है, बीटा राइबो है तो आरएनए, बीटा राइबो है तो आरएनए, और 2 डिऑक्सी आ गया तो वो डीएनए। चलिए नेक्स्ट, ग्लाइसिन क्या होता है, ग्लाइसिन क्या होता है, ग्लाइसिन होता है NH2 जो कि जुड़ा होता है CH2 से, और नेक्स्ट होता है COOH। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, NH2 CH2 COOH। प्रोटीन्स आर, तो प्रोटीन क्या होते हैं, पॉलीएमाइड्स नहीं, अल्फ़ा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अगर अल्फ़ा अमीनो एसिड्स लिखता तब भी सही था और ये भी सही है। पॉलीमर ऑफ इथाइलिन, भैया इथाइलिन का पॉलीमर क्या होता है, पॉलीथीन होता है, तो ये तो नहीं है। पॉलीमर्स ऑफ प्रोपाइलिन, प्रोपाइलिन का पॉलीमर क्या होता है, पॉलीप्रोपाइलिन होता है, तो पॉलीमर वाले चैप्टर से आ गया। तो ये दोनों ही नहीं है, आपका आंसर है, और पहला भी नहीं है, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अल्फ़ा अमीनो एसिड या अल्फ़ा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द साइथन। साइथन क्या होता है, साइथन इज अ हाइपोथेटिकल, एक काल्पनिक स्ट्रक्चर होता है जो शो कर रिएक्शन के बीच में दैट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन देखिए, अ हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर दैट वुड रिजल्ट इन अ गिवन रिएक्शन इफ़ इट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करेगा तो रिएक्शन के बीच में आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर डी जो है वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रग अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड बाय रैंडम स्क्रीनिंग। तो रैंडम स्क्रीनिंग से कौन सा ड्रग जो है डिस्कवर किया गया था, मॉर्फिन नहीं, ये तो आइसोलेट कर किया गया था प्लांट से इसको, और पेंसिलिन नहीं, ये तो टारगेटेड ड्रग थी, इस पर तो रैंडम स्क्रीनिंग से ये नहीं आया था, ये दोनों ही रैंडम स्क्रीनिंग से आए थे। तो आप सी और डी दोनों ही करेक्ट आंसर हैं, ठीक है, ज़िडोविडिन और पैरासीटामोल। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग इज पॉसिबल इन प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन क्या होता है, प्राइमरी अमाइन होता है RNH2, ठीक है। तो इसमें कौन सी इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग बन सकती है, तो भैया अगर आपने
फर्स्ट सेम में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ बनती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है कंपाउंड के अंदर एक तो H होना चाहिए जो कि हमारे पास है, और दूसरा फोन मोस्ट जो 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, पहला फ्लोरीन, फिर दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन और तीसरा नाइट्रोजन। इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के साथ साथ तीनों में से कोई एक यानी कि नाइट्रोजन भी है। तो यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग बन सकती है? इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कमर्शियली बाय सिंथेटिक प्रोसेस? तो फर्स्ट एंटीबायोटिक जो सिंथेटिक प्रोसेस से बनाया गया था वो था क्लोरोमाइसिटीन। ठीक है, क्लोरोमाइसिटीन। Which of the following is first antibiotic produced commercially by synthetic process? तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्लोरोमाइसिटीन। ठीक है, ये फर्स्ट एंटीबायोटिक थी जिसे कमर्शियली बनाया गया था सिंथेटिक प्रोसेस से, मैन मेड मेथड से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी फंगल ड्रग? तो एंटी फंगल ड्रग इनमें से कौन सी है? इनमें से एंटी फंगल ड्रग है डी। ठीक है, सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड जो है वो एंटी फंगल ड्रग है, सुल्फा ड्रग है। Which of the following major aim in drug design is not related to the pharmacodynamics of a drug? The reduction of side effect, maximization of activity, reduction of toxicity, maximization of oral bioavailability। तो ये आपका जो डी है ये फार्माकोडायनेमिक्स से नहीं है, फार्माको काइनेटिक्स से रिलेटेड है। तो आपका डी इज़ द राइट आंसर। वाई आर ड्रग्स कॉम्बिनेशन असेंशियल फॉर HIV? HIV के लिए ड्रग कॉम्बिनेशन असेंशियल क्यों है? HIV क्या होता है? ह्यूमन अमीनो वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, तो ये जो वायरस है, वायरस की खास बात क्या होती है? ये ना शेप चेंज करता रहता है। मान लीजिए वायरस की शेप ये है, आपने इसमें एंटीबायोटिक्स दिए तो एंटीबायोटिक्स इसको घेरने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ऐसे शेप बनाने की कोशिश करेंगे इसके चारों तरफ, पर एंटीबायोटिक्स अभी शेप बना ही रहे होंगे, इतने में ये क्या करेगा? अपनी शेप चेंज कर लेगा। ठीक है, फिर से एंटीबायोटिक इसकी शेप इसको कैद करने के लिए आएंगे, इतने में ये फिर से अपनी शेप चेंज कर लेगा। फिर से वो कोशिश करेंगे इसको बंद करने की, फिर से वो शेप चेंज कर लेगा। ठीक है, तो वायरस की खास बात ये है एंटी वायरल ड्रग इसीलिए नहीं बनाई जा सकती। आपने देखा होगा कोरोना वायरस के लिए भी हमें क्या लेना पड़ा था? वैक्सीन। ठीक है, तो एंटीबायोटिक से उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता क्योंकि वो बार बार अपनी शेप चेंज करता रहता है। तो आपका आंसर है डी, वायरस कैन नॉट म्यूटेट कॉम्बिनेशन। हाँ नहीं, सॉरी, आपका आंसर डी नहीं है, आपका आंसर है बी, म्यूटेशन निगेट द इफेक्ट ऑफ वन ड्रग। अगर एक ही ड्रग यूज़ करेंगे तो उसके इफेक्ट को वो निगेट कर देगा, म्यूटेशन हो जाएगी। जो वायरस अपनी शेप चेंज करता है बार बार उसे बोलते हैं म्यूटेशन। तो म्यूटेशन की वजह से हमें कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स यूज़ करने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर? इनमें से इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर कौन सा नहीं है? तो पहला देखिए हैमिल्टन सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट। हैमेट सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर से रिलेट करता है। ठीक है, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट की इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी को डिसाइड करते हैं। तो ये तो हो गया, हमें नोट वाला देखना है। मॉलिक्यूलर कनेक्टिविटी। मॉलिक्यूलर कनेक्टिविटी में जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल्स के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स आपस में जुड़े होते हैं, तो उसकी कनेक्टिविटी आपस में जो उनकी शेप है, स्ट्रक्चर है, तो उससे रिलेटेड है। यानी कि इलेक्ट्रॉन से इसका कोई लेना देना अभी तक तो नहीं है। अगला देख लेते हैं, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट में क्या होता है? एक पॉजिटिव आयन होता है और दूसरा नेगेटिव आयन होता है और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? डाइपोल। और उनके बीच में क्या होता है? डाइपोल मोमेंट, जो कि इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी से संबंधित है। आयंस तो इलेक्ट्रॉन से ही बनेंगे ना, तो ये भी है। और ये है हाई ओरिएंटेशन मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, होमो। और लूमो क्या है? लो मोलिकुलर ऑर्बिटल है वो, लो एनर्जी का। तो ये इसमें मोलिकुलर ओरिएंटेशन देखी जाती है इलेक्ट्रॉन्स की ही।
ठीक है, तो आपका आंसर है बी, मॉलिक्यूलर कनेक्टिविटी। इसका इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन, बहुत अच्छा। इसमें आपको बताना है कि एफसीसी में, बीसीसी में और सिंपल क्यूबिक में कितने कितने एटम होते हैं। तो याद रखना, सिंपल क्यूबिक में एटम्स होते हैं कॉर्नर पे, 8 कॉर्नर्स होते हैं और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8। ठीक है, तो कट के कितना आ जाएगा 1, तो सिंपल क्यूबिक क्या होता है 1। अब आ गया एफसीसी। एफसीसी में क्या होता है, एफसीसी में एटम कॉर्नर पे तो होते ही हैं, तो कॉर्नर के मिला के कितने एटम हो गया 1, और फेस पे भी होते हैं, तो फेस होते हैं टोटल 6, और एक फेस पे अगर कोई एटम है तो उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। कट करेंगे कितना आएगा 3, तो 3 + 1 कितना हो गया 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। और बीसीसी में कॉर्नर पे होगा 1 और बॉडी के सेंटर में होगा 1, 1 + 1 हो गए 2, तो 1 4 2 देख लो कौन सा है 1 4 2, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। NaCl और सीजियम क्लोराइड्स, ये गलत लिखा हुआ है CSCl, ये S है 5 नहीं है। ठीक है, तो NaCl और सीजियम क्लोराइड का जो एग्जांपल है वो कौन सा एग्जांपल है, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम, रोम्बोहेड्रल, तो इसका आंसर है A। ठीक है, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। और इनकी जो क्लोज पैकिंग होती है वो कौन सी होती है, HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग NaCl की, और उसकी होती है CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है सीजियम क्लोराइड की। कोऑर्डिनेशन नंबर NaCl में होता है 6:6 का, और सीजियम क्लोराइड में होता है 8:8 का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री इन अ क्यूबिक सिस्टम आर 9। इन सीजियम क्लोराइड बोथ आयंस हैव कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8, और NaCl में कितना होता है 6:6। ये किसका होता है NaCl का, तो यहाँ पे आंसर है, अगर NaCl होता फिर होता 6:6। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है, दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, होती है, ये तो ट्रू है। तो दे हैव हाई डेंसिटी, यस, सॉलिड में पार्टिकल्स पास पास होते हैं जुड़े हुए आपस में, तो इनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, और कंप्रेसिबिलिटी भी लो होती है, दबते नहीं है प्रेशर लगाने पे, तो लो कंप्रेसिबिलिटी। दे हैव हाई अट्रैक्टिव फोर्स अमंग मॉलिक्यूल, यस, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तभी तो सॉलिड बनेगा, पार्टिकल पास पास आ जाएंगे। दे हैव हाई वेपर प्रेशर, नो, इनका वेपर प्रेशर लो होता है सॉलिड का, वेपर से नहीं बनेंगे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है, तो ये जितने भी कंपाउंड हैं ये हैं सारे आयनिक सॉलिड, और आयनिक सॉलिड आयंस बनेंगे इसमें। आयनिक सॉलिड क्या है, या कोवलेंट भी हैं तब भी आयनिक हो, जो ये जितने भी कंपाउंड हैं ये होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। रबर होती है एमोर्फस सॉलिड, वो ट्रू सॉलिड नहीं होते। ठीक है, रबर जो होती है वो पॉलीमर होता है, ट्रू सॉलिड नहीं है। एमोर्फस सॉलिड अमंग द फॉलोइंग, तो इसमें देखो टेबल साल्ट NaCl आयनिक कंपाउंड है, तो वो होगा क्रिस्टलाइन, तो ये तो नहीं है। डायमंड जो है वो कार्बन जुड़े होते हैं ना, ऐसे एक कार्बन के साथ 4 कार्बन जुड़े होते हैं डायमंड में, फिर इसके नीचे भी ऐसे ही स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा। ठीक है, तो ये कोवलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, तो कोवलेंट कंपाउंड जितने भी हैं कोवलेंट सॉलिड वो होते हैं क्या, वो होते हैं क्रिस्टलाइन। और ग्रेफाइट भी है क्रिस्टलाइन, इसमें कार्बन जो होते हैं हेक्सागोनल रिंग के रूप में जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ग्रेफाइट भी नहीं है। तो बचा क्या, प्लास्टिक तो भैया पिघला कर लिक्विड बन जाता है। तो एमोर्फस सॉलिड क्या होता है, ट्रू सॉलिड नहीं होते। जैसे कांच है, कांच सॉलिड होने से पहले जब फैक्ट्री में बनाया जाता है वो मोल्टन स्टेट में होता है, मोल्टन स्टेट मतलब पिघली हुई अवस्था में। ठीक है, और उसे सुपर कूल करके क्या बनाया जाता है, सॉलिड स्टेट दी जाती है। तो एमोर्फस सॉलिड आर नॉट ट्रू सॉलिड। ठीक है, प्लास्टिक पिघला हुआ होता है, एमोर्फस सॉलिड होता है। ठीक है, वो ट्रू सॉलिड नहीं होता। बाकी जितने भी हैं क्रिस्टलाइन है। नेक्स्ट देख लीजिए ब्रैग्स इक्वेशन, तो ब्रैग्स इक्वेशन आपको आती होगी, n लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा, n लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। ठीक है, इधर उधर भी कर देते हैं कई बार ये। ठीक है, ऐसे भी दे सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा अपॉन n, तो ये भी ब्रैग्स इक्वेशन ही होगी। आपको देख लेना है n लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। फॉर अ डाई टू बी यूजफुल इट शुड बी, तो फास्ट टू सनलाइट एंड हीट, यस,
फास्ट होनी चाहिए हर एक डाई, तभी कलर आएगा निखर के, और मतलब तभी जो है वो टेक्सटाइल कपड़े के ऊपर वो रमेगी डाई अच्छे से। सोलोबल इन वाटर, पानी में जितने अच्छे से घुलेगी उतने ही कपड़े के ऊपर अच्छे से वो करेगी। पासिस सूटेबल कलर, उचित रंग धारण करना, यानी कि डाई जो होगी अगर प्रॉपर कलर नहीं होगा उसका तो डाई बनाने का फ़ायदा क्या है। तो तीनों ही हैं, ऑल ऑफ दीज। ओल्डेस्ट नोन वेट डाई वो है इंडिगो। वेट डाई कौन सी है? ओल्डेस्ट नोन इंडिगो डाई। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइज ऑब्टेन बाय हीटिंग रिसोर्सिनोल एंड थैलिक एनहाइड्राइड। तो ये इसका आंसर है, ये पहला ही, ठीक है, फ्लोरोसिन। तो ये था आपका सहारनपुर यूनिवर्सिटी का पिछले साल का क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की है हर एक एमसीक्यू के साथ कुछ एक्स्ट्रा बताने की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।